हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर लिमिटेड स्टडी रूम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास नंबर 4। टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी धारा का चुंबकीय प्रभाव। हिंदी इंग्लिश कंबाइंड स्टडी करेंगे। तो शीट नंबर 1 आज की स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन का कहना है, पहला क्वेश्चन नंबर 38 उठाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 37 कल करवा दिया था, 38 आज क्वेश्चन है। आर कुल प्रतिरोध के एक वर्गाकार चालक लूप जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है, समान वेग v से एक भुजा के लंबवत उसी समांतर में गति कर रहा है। अगर लूप सदैव एक समान चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में लंब दिशा में गति करता है तो लूप में प्रेरित धारा का मान क्या होगा। कुल मिला के बच्चों डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम को देख करके आपको ये डायग्राम को देख करके बताना है कि जो है वो करंट कितनी होगी। ओके, करंट कितनी होगी आपको ये बताना है। 38 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, ठीक। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यार, ये जो लूप है एक फाइनाइट निश्चित मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। यस, तो पहले मान लो ये यहाँ से यहाँ तक था, ये लूप जो है इतना है। अब आप इसको खींच करके इसी फील्ड में ले जा रहे हैं, इसको खींच करके आप इसी फील्ड में ले जा रहे हैं। तो जो प्रेरित धारा होती है वो डिपेंड करती है, मतलब इंड्यूस जो करंट होती है वो डिपेंड करती है इंड्यूस वोल्टेज पे। इंड्यूस वोल्टेज क्या होता है बेटा? ई। ओके, इंड्यूस वोल्टेज होता है ई। तो ई जो है यहाँ पे ई इक्वल टू होता है बच्चों डी फाई बाई डी टी। तो अब देखो यहाँ पे ये कितनी लाइंस कट कर रहा है, मतलब ऐसे देखने के लिए 1 2 3 4 5 6 लाइन कट करेगा। आगे आ जाएगा, फिर भी इससे कितनी लाइन कट होंगी? 6। मतलब अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर है तो क्या इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा? नो। फ्लक्स में चेंज कितना होगा? 0। तो इसका ईएमएफ ही कितना बनेगा? 0। तो क्या इसमें कोई करंट बनेगी? नहीं बनेगी। आंसर हुआ इसका डी, इसमें कोई करंट नहीं बनेगी। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पर आ गया है तो मैंने बता दिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म फील्ड में ये मैग्नेटिक लूप जो है मोशन कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स विद द फॉर्मूला डी फाई बाई डी टी। ई डी फाई इक्वल टू 0 है, सो अपने पास ईएमएफ भी 0 होगा, तो करंट भी क्या होगी? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर। 3 लंबे सीधे और समानांतर तारों में चित्र के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। तार क्यू के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा? चलिए देखिए क्या है भाई। आपके पास 3 कंडक्टर दिए गए हैं। डायग्राम को क्वेश्चन से समझो। क्वेश्चन नंबर 39 डाल लो। 3 कंडक्टर बना लो बेटा। एक है, पहला है आर और दूसरा है क्यू। क्यू में करंट नीचे आ रही है, एक में 20 एम्पियर की है, एक में 10 एम्पियर की है, और 20 और इसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ओके, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अनदर कंडक्टर रखा हुआ है, क्या? पी, जिसमें 30 एम्पियर की करंट ऊपर की तरफ जा रही है। किस पर निकालना है भाई फोर्स? फोर्स किस पर निकालना है हमको? फोर्स हमको निकालना है क्यू पर। आर बीच में है क्यू, तो क्यू की 10 सेंटीमीटर लेंथ पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है यदि, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? देखिए, तो एक फोर्स इसकी वजह से लगेगा, एक फोर्स इसकी वजह से लगेगा। तो देखो जरा, ये क्या है? ये इसके साथ अपोजिट डायरेक्शन में है, ये जो है इसके साथ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको भी क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, दूर की तरफ फेंकेगा। मतलब इसकी वजह से ये इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? दूर की तरफ, ये बाहर की तरफ। अब ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों, ये करंट, तो इससे भी करंट क्या होगा? रिपल्शन, दूर की तरफ। क्लियर हुआ ना? मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब देखो, बट ये देखना पड़ेगा कि ज्यादा बड़ा फोर्स किसका है, क्योंकि यदि ये रिपल्सन बड़ा है और ये रिपल्सन छोटा है तो नेट जो फोर्स आएगा दिस माइनस दिस हो जाएगा, और अगर ये रिपल्सन बड़ा है ये छोटा है तो जो नेट फोर्स आएगा वो दिस माइनस दिस हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। अपन को सबको पता है बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एफ इक्वल टू एफ अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी डी होता है। तो एल यहाँ ऊपर कर दो तो एल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एल लेंथ दी गई है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे पास फोर्स कितना होगा। पहले पहला फोर्स निकाल लो। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों के लिए ही कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यानी 10 की पावर -7 2 इंटू I1 I2 अपॉन डी इंटू एल। एल भी सेम है, एल कितना दे रखा है? देखो, जो कंडक्टर की लेंथ है कितने सेंटीमीटर पे? 10 सेंटीमीटर पे निकालना है, यानी 10 इंटू 10 की पावर -2। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया, 2 आ गया, और एल भी आ गया। अब फर्क किस में है? I1 I2 और डी में। ये डिसाइड करेगा कि किसका फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सेम है, ये डिसाइड करेगा। तो चलिए पहले अपन इसका निकालते हैं।
तो देखिए 20 और 10, तो 20 इंटू 10 कितना हो गया 200, और 200 अपॉन 200 हो गया और अपॉन डी, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 10⁻² होगा ना जी, ये पहला फोर्स हो जाएगा। तो 2 × 200 × 10⁻², मतलब कि यदि इसको काट दिया जाए तो 2 से कट गया 100 बार, और 10⁻² ऊपर आ जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 कुल मिला के कितना आ गया 10,000, कितना आ गया 10,000। ये हो गया पहला फोर्स, किसका, इसका और इसका, क्योंकि एक में 20 थी एक में 10 थी। अब इसका फोर्स देखते हैं, तो इसका जो फोर्स है क्या है, बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है। अब इन दोनों का फोर्स देखो, इन दोनों का फोर्स, तो F = वही 10⁻7 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, समझ गया ना। L भी सेम रहेगा, L यानी 10 सेंटीमीटर 10⁻²। हाँ I1 I2, तो ये 20 है ये 30 है, तो 20 और 30 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 600। जैसे पिछले बार 20 और 10 का हुआ था 200, इस बार हो गया 600। अपॉन डिस्टेंस देखिए यहाँ से लेके यहाँ के बीच की कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻², 10 × 10⁻², तो 10⁻² ऊपर ले आया तो हो गया कितना 10⁻²। क्लियर है ना, इससे ये काटो, तो कुल मिला के ऊपर कितना आ गया देखो 6000 आ गया, कितना आ गया 6000 आया कि नहीं आया, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। 10 × 10⁻² 10 सेंटीमीटर, वो 2 सेंटीमीटर था, ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 बन जाएगा। ओके, 600 इंटू, तो मतलब कुल मिलाकर के ये जो टर्म जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा 6000। कितना, पहले वाले में ऊपर क्या जनरेट होता है 10,000, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है 6000, बाकी सब तो सेम है। तो ज़्यादा बड़ा फोर्स कौन सा होगा, पहला वाला, मतलब ये रिपल्सन जोर का होगा। यस और नो, इस पर जो है इसकी वजह से जो रिपल्सन होगा वो जोर का होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस पर जो है रिपल्सन ये जोरों का होगा। यस, तो ये जो रिपल्सन होगा वो जोर का होगा। अब अपन को देखना है कि भाई नेट फोर्स जो है कहाँ की ओर लगेगा, तो आंसर है नेट फोर्स लगेगा दाईं तरफ। किस तरफ लगेगा, दाईं तरफ। और आपको नेट फोर्स निकालना है तो क्या करोगे, इस वाले फोर्स से इस वाले को क्या कर दो माइनस, तो ऊपर वाले फोर्स से नीचे वाले क्या कर दीजिए माइनस, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, ये चीज़ तो कॉमन आ रही है, यहाँ ऊपर 10,000 इधर में 6,000, तो 10,000 में से 6,000 का कितना 4,000, तो 4,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये तो कॉमन आ गई है। ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई करता हूँ 10⁻⁷। यदि मल्टीप्लाई करूँ मैं तो देखो क्या होगा भाई, अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10⁻⁷ है ना, एक काम करो 10⁻⁷ और 2 10⁻⁹, -9 में 10 कट गए तो 10⁸ -8 × 2 यानी 2, यानी क्या बचा 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸, और मल्टीप्लाइड बाई जो कॉमन, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं इससे इसको, तो 10 में से 6 का कितना आएगा 4000, 4000, तो 4000, समझ गए 4000। कुछ गड़बड़ हो रही है अपन से, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में थोड़ी सी कोई मिस्टेक हुई है। आंसर सही आ रहा, डायरेक्शन सही आ रही है, बट डायरेक्शन सही आ रही है, बट अपने पास वो गड़बड़ आ रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड गलत आ रहा है ना। चलिए तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्या गलती हुई है। तो अब तो ये अपन को पता चल चुका है कि भाई जो लेफ्ट वाली वायर है उसका फोर्स ज़्यादा है और जो राइट वाली वायर है उसका फोर्स कम है। तो लेफ्ट वाली वायर के फोर्स में से राइट वाली वायर के फोर्स को माइनस करना है, यानी कि नेट फोर्स = F लेफ्ट वाला वायर माइनस F राइट वाला वायर। तो लेफ्ट वाला फोर्स देख लो भाई क्या होगा, वही अपना फॉर्मूला लगा दो, μ0/4π 2I1I2 अपॉन इंटू L बाई कितना D, तो ये D1 वाला इसको D1 मान लो, और μ0/4π 2I1-I2 अब इंटू L इंटू कितना D2 मान लो भाई। क्लियर हो गया ना। देखिए यहाँ पे L जो है कॉमन है, L क्या है कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो μ0/4π यानी 10⁻⁷, और इंटू 2 भी कॉमन आ गया, इंटू 2 भी कॉमन आ गया, लिख दिया। इंटू L भी कॉमन है, L कितना था भाई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी थी 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10⁻², ये भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा I1I2D, I1I2D, भैया I1 देखिए फर्स्ट कंडक्टर जो है इसमें 20 एम्पियर है, उसमें 10 एम्पियर है, तो 20 × 10 यानी कि कितना हो गया 200, बोलो यस। अपॉन D1 यानी दोनों तार के बीच के डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर यानी 2 × 10⁻² मीटर, माइनस I1I2 डैश, क्योंकि 2 तो पहले ही कॉमन है, I1 डैश I2 डैश, तो एक में करंट है 10, एक में है 30, तो 30 और 10 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 300,
और जो नीचे डिस्टेंस है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 10। तो 10 इंटू 10⁻²। समझ में आया ना? 10 इंटू 10⁻²। ये हो गया। चलो ठीक है एकदम। हाँ। अब यदि देखा जाए इसको बेटा तो 2 से यहाँ पे कितने बार गया? 100 बार, और मल्टीप्लाई हो गया। तो 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10⁻², यानी 10⁻⁻1 हो गया। ये हो गया कितना ऊपर जाके? 10,000। कितना हो गया? 2 0 और 2 0, तो ये हो गया कितना? 10,000 माइनस। भाई देखो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये ऊपर चला गया, तो 30 इंटू 2 0 और हो जाएगा, तो कितना हो गया? 3000। समझ गया ना? ये पिछले बार मिस्टेक हुई थी, आई थिंक यहाँ पे 6 ले रहे थे अपने, कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कहीं ना कहीं। ओके, यस। तो 3000। अब देखिए 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1, और 10,000 में से 3,000 गए तो कितना हो गया? 7000। तो यहाँ पे आ गया 7000। चलिए तो देखिए यहाँ पे 10⁻⁻1 ये हो जाएगा 8, तो 10⁻⁻8 इंटू कितना? 14,000। ओके, 14,000। तो देखिए जी आंसर बहुत सिंपल तरीके से आ रहा है। 14 कर लो इंटू 5 0 कैंसिल हो गए, 3 0 कैंसिल हो गए, तो कितना बचेगा? 5 0। 10⁻⁵ 10⁻⁵ 1 0 इसको दे दो 1.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो आंसर क्या है? 1.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। किस तरफ लगेगा फोर्स? राइट साइड में। किस तरफ लगेगा? राइट साइड में। ठीक है ना? हाँ, तो राइट साइड में फोर्स लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक आवेशित कण बी तीव्रता एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गतिमान है। वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने की आवृत्ति क्या होगी? भाई आवृत्ति बतानी है, आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी बतानी है। क्वेश्चन क्या है? एक अपने पास फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एम मास का एक पार्टिकल जो है एंट्री मारता है, इसका चार्ज कितना है? क्यू है। तो यहाँ पे क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करने लगेगा। आपको पता है आकृति फ्रिक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो कल मैंने आपको टाइम पीरियड पढ़ाया था, कुछ याद है? टाइम पीरियड आई थिंक 2πm अपॉन बी क्यू था टाइम पीरियड, 2πm अपॉन बी क्यू। तो 1 अपॉन 2πm अपॉन बी क्यू, तो पलट जाएगा तो आंसर आ जाएगा बी क्यू अपॉन 2πm। ओके, चेक करता हूँ मैं क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आंसर है क्यू बी अपॉन 2πm या बी क्यू अपॉन 2πm इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं 41 क्या कह रहा है क्वेश्चन। 41 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को 12,000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, उसके पश्चात 10⁻³ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रस्तुत होता है, प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इलेक्ट्रॉन के पथ के लंबवत है। इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या बताइए। भाई क्या है इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, वो वोल्टेज के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना? और वहीं से पता चलेगा। देखिए तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? क्यू इंटू वी। पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं, शायद क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 12,000 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाता है, 12,000 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाता है। उसके बाद इसको जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 10⁻³ टेस्ला, 10⁻³ टेस्ला। ये एक्सेलरेट करके आप यहाँ पर भेज रहे हो, तो ये क्या होगा? यहाँ पे जैसे ही एंट्री मारेगा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। बोलो यस और नो। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो आपको बताना है इसकी पाथ की रेडियस क्या है। अब इसके पाथ की रेडियस क्या है? तो देखिए बच्चों, हमारे पास जानते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है रेडियस का होता है R इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी होता है। आपको याद होगा R इक्वल टू mv अपॉन क्या होता है? क्यू बी। R इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी। मास पता है, क्यू पता है, बी पता है, बट अपन को वेलोसिटी नहीं पता। तो अगर वेलोसिटी निकाल करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो हमको पता चल सकता है। समझ में आया ना? चलिए, इलेक्ट्रॉन को आपने कैसे एक्सेलरेट किया? v वोल्ट से। तो इलेक्ट्रॉन की क्यू एनर्जी क्या हो जाएगी? E इंटू वी। क्या हो जाएगी? E इंटू
v, एंड दिस E इंटू वी इज इक्वल टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। E इंटू वी इक्वल टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सो 2ev इक्वल टू 2ev इक्वल टू कितना हो गया mv स्क्वायर, 2ev इक्वल टू mv स्क्वायर। सो v का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2ev अपॉन कितना m, तो v इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2ev बाई कितना m। तो यहाँ पे v की वैल्यू आ गई अपने पास, ये वेलोसिटी आ गई है 2ev बाई m। अब चलिए भाई रेडियस क्या होती है, रेडियस इक्वल टू होती है r इक्वल टू होती है mv बाई क्यू बी, है ना, m स्मॉल v बाई q इंटू बी। तो q की जगह e ही आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो मास की जगह मास है, v की जगह वैल्यू रख दो, v की जगह क्या आएगा अंडर रूट 2e कैपिटल v, v फॉर वोल्टेज, अपॉन कितना हो गया m अपॉन m, और डिवाइडेड बाई क्यू बी, क्यू की यानी इलेक्ट्रॉन इंटू बी, सही है ना, क्यू इंटू बी। चलिए देखिए अब ये कटेगा यहाँ से, ये कितना आएगा स्मॉल m, क्लियर हो गया ना, हाँ ये आ जाएगा अपने पास स्मॉल m, और एक ई से एक ही कट जाएगा तो अंडर रूट ई बच जाएगा, ऊपर ई रूट ई है, नीचे खुला ई था तो डी, तो क्या अपने पास आ गया 2 रूट के अंदर है, m रूट के अंदर है ना, v कैपिटल v रूट के अंदर है, समझ गए ना, कैपिटल v रूट के अंदर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट ई, और बाहर क्या बैठेगा b। तो मतलब मेन रेडियस का फॉर्मूला क्या बन गया अब, तो जो रेडियस का फॉर्मूला है वो है 1/b अंडर रूट 2mv अपॉन ई। रेडियस इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 1/b अंडर रूट 2mv अपॉन ई। आया समझ में कि नहीं है, बस अब सारी वैल्यूज दी गई हैं, b दिया हुआ है, m पता है, v पता है, e पता है, तो वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना, r इक्वल्स टू 1/b अंडर रूट 2mv अपॉन ई, इसको पुट कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ रहा है कितना, r इक्वल टू 36.7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, चित्र में दर्शाए 100 फेरों की एक कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, कुंडली पर लगने वाला बल घूर्ण का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी है कि टॉर्क की वैल्यू क्या है। ओके, सीधी सीधी बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास एक कॉइल दी गई है, ये कॉइल दी गई है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है बिना साइन थीटा, BINA साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात है, n तो दिया नहीं है तो BIA की बात करेंगे हम, क्योंकि n तो दिया नहीं है। हाँ 100 फेरे दिए गए, अच्छा n दिया गया है 100 टर्न्स है, तो n इक्वल टू 100। ओके, करंट कितनी जी 2 एम्पियर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाँ अब देखो यहाँ पे जो सामने दिख रहा है, जो सामने सिचुएशन बनाई गई है, इसमें एंगल कितने डिग्री है 90 डिग्री, क्योंकि कॉइल ऐसे सामने फेस करके रखी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जाएगा, मगर कॉइल का जो नॉर्मल होगा वो बाहर की तरफ आएगा, तो एंगल कितने डिग्री 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, साइन 91। तो कुल मिला के टॉर्क निकलेगा मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा, टॉर्क इक्वल टू होगा BINA, क्या होगा BINA, समझ गया ना। तो B की वैल्यू रख दो भाई 0.2, I की वैल्यू रख दो कितनी 2 एम्पियर, फिर N की वैल्यू रख दो कितना 100, और A की वैल्यू, एरिया दे रखा है क्या, एरिया के लिए, अरे ये दे रखी है, डायमेंशंस दे रखी है बेटा, चौड़ाई जो है 8 है, चौड़ाई कितनी है 8, और जो लंबाई है वो दी गई है 10, लंबाई कितनी है 10, तो मल्टीप्लाई कर दो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो। ओके, तो लेंथ कितनी होगी अपने पास 10 इंटू 10 की पावर -2, और ब्रेड्थ कितनी होगी 8 इंटू 10 की पावर -2, तो सब मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 10 इंटू 8 यानी 80 इंटू 10 की पावर -4। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, सॉल्व करने पर आ रहा आंसर 0.32। टॉर्क किस में आता है न्यूटन मीटर, टॉर्क किस में आता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, टॉर्क होता है न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया ना, आ गया, यस। तो ये हो गया भैया अपने पास टॉर्क हो गया इसका, क्लियर हुआ, बन जाएगा। अब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क पूछिए, जिसमें करंट दे रखी है, देखिए करंट है, ये करंट है और ये करंट ऐसी जा रही है, कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बतानी है। तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप फोर्स निकाल सकते हो, कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अपना फोर्स कैसे निकलेगा। देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये है फील्ड, तो ये वाली ब्रांच में फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ, इस पे कहाँ लगेगा फोर्स
ऊपर की तरफ। तो ये वाली कॉइल जो है ऐसे मुड़ेगी। और इस वाली ब्रांच में देखिए, इसमें करंट ऊपर की तरफ है। देखिए इसमें क्या था, फील्ड ऐसा था, करंट नीचे थी, फोर्स ऊपर लगा। इस वाले में देखिए फील्ड ऐसा है, करंट उधर की तरफ है, समझ गए ना, और फोर्स कहाँ है, नीचे। तो इसमें फोर्स कहाँ, नीचे की तरफ। तो ये जो कॉइल है कैसे मुड़ेगी, ऐसे इस तरीके से, समझ गए ना। इस तरीके से कॉइल जो है मुड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक। तो ये इसमें डायरेक्शन दी गई है ए डी, ए डी। तो ए डी जो ब्रांच है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, है ना। तो ए डी ब्रांच कहाँ है, ऊपर की तरफ आ जाएगी। देखो भाई आंसर क्या आएगा इसका, ए आंसर 42 का ए। 0.32 न्यूटन है और बाहर की तरफ लगेगा इसका टॉर्क। इस पर जो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। अब यही आंसर इस पर होता तो इस पर फोर्स लगता अंदर की तरफ, है ना। ए बी सी में यदि बोलता तो अंदर की तरफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 42। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं 43। बेटा 43 कह रहा है कण y पर आवेश कण x पर आवेश का दोगुना है यदि दोनों कण x और y एक ही विभवांतर से त्वरित होकर के समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके त्रिज्या r1 और r2 के वृत्ताकार पथ में चलते हैं। कण x के द्रव्यमान और y के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। मास का रेशियो निकालना है बच्चों, मास का रेशियो निकालना है, और दोनों ही सेम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अंदर हुए हैं। तो मास का रेशियो निकालना, और सादी बात की गई है r1 और r2 रेडियस है, r1 और r2 रेडियस है, समझ गया ना। मगर यहाँ जो एनर्जी दी गई है, एनर्जी जो दी गई है वो दी गई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, चार्ज क्यूबी के टर्म्स में। चलिए देखिए बेटा क्या है बच्चों। आपको पता है कि जो एनर्जी होती है चार्ज पार्टिकल की, सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी। क्या होता है भाई, वी अपने पास जो हुआ करता है, वी जो होता है अपन ने पढ़ रखा है, वी क्या निकाला अपन ने, क्यू बी बाई एम कुछ करके आता है ना, हाफ एम बी बाई आर स्क्वायर। तो वी की वैल्यू बताइए क्या होता है। अरे भूल गए आप लोग क्या, देखो आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम वी बाई क्यू बी। ये देखो आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, तो वी क्या होगा, वी इक्वल टू होगा क्यू बी आर अपॉन कितना, एम। तो ये क्यू बी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर। तो हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल। तो बेटा क्या आ गया अपने पास, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, अपॉन कितना, एम। ये आ गई अपने पास। ये क्या अपने पास एनर्जी, क्या अपने पास ये एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म्स में, रेडियस के टर्म्स में है। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। तो इक्वल टू मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है बच्चों, 43 चल रहा है। तो एनर्जी इक्वल टू हाफ क्यू बी, है ना, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। ये एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ना, ये काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, क्यू इंटू वी के इक्वल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किससे मिली है, पोटेंशियल से। हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये अपने पास क्यू इंटू वी है। अपन को मास चाहिए, अपन को क्या चाहिए, मास। तो ऊपर ले जाओ, क्यू वी को नीचे ले आओ, तो एम इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, क्यू इंटू वी। क्लियर हुआ, एक क्यू से एक क्यू क्या हो गया, कैंसिल। सो कितना बन गया, क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन कितना 2v, ठीक है ना, इक्वल टू कितना, एम। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है ना, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और पोटेंशियल भी क्या है, एक ही चीज पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल से अप्लाई किया है, लिखा ना, समान पोटेंशियल, है ना, सेम विभवांतर, तो सेम पोटेंशियल से अप्लाई किया है। तो मतलब सीधी सीधी बात हो जाएगा, एम प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर, एम प्रोपोर्शनल टू क्यू आर स्क्वायर। तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू q1 अपॉन q2, और यहाँ आएगा r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखिए, है ना, कह रहा है कि जो mx अपॉन my का रेशियो निकालना है। तो qx कितना दे रखा है,
कह रहा है कि y पर जो चार्ज है वो x के चार्ज का डबल है, तो qx को यदि q मानोगे तो q2 को क्या मानोगे 2q, और r1/r2 एक रेडियस है r1 और एक रेडियस है r2, तो q से q क्या हो गया कैंसिल। सो आंसर कितना आया भाई अपने पास, देखो यहाँ पे r1 है और ये r2 है, ठीक ना। तो आंसर क्या आया, आंसर हुआ mx/my इज इक्वल टू r1² का स्क्वायर। क्लियर हुआ, r1² का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? इस तरीके से आप जो है ये बना सकते हैं, है ना। क्या निकालना आपने, मास, है ना। तो चेक कर लीजिए बेटा, आंसर इसका है सी, r1² का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है 1.5 मीटर लंबी तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने जाने पर इसमें 7.5 न्यूटन का बल करता है। चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के बीच का कोण ज्ञात करना है। मतलब कि आपको एंगल निकालना है कुल मिलाकर के। इस क्वेश्चन में आपके पास एक कंडक्टर रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और उसका करंट की डायरेक्शन का थीटा दिया गया है, फील्ड का एंगल, फील्ड के साथ एंगल। आपको फोर्स रखा, तो फोर्स इक्वल टू अपन जानते क्या, तो बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। तो बेटा आपको फोर्स दे रखा कितना, 7.5 न्यूटन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, करंट कितनी दे रखी है 5 एम्पियर, और लेंथ इक्वल टू कितना है 1.5, और आपको निकालना है साइन थीटा। तो सॉल्व कर लीजिए सब कुछ। सॉल्व करने पर आपके पास साइन थीटा आएगा 1/2। कितना आएगा, 1/2। तो इसको आप सॉल्व करते जाएंगे, तो सॉल्व करने पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। आप सबको पता है कि साइन थीटा 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पे। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 30 डिग्री, मतलब एंगल जो होगा 30 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का आ गया बेटा। वृत्ताकार अनुप्रस्थ क्षेत्रफल r त्रिज्या की एक तार से विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी v वेग से चलते हैं। मतलब आपके पास एक तार है, समझ गए ना, उसकी रेडियस r है, उसकी रेडियस r है, थोड़ा सा ऐसे आ जाओ, r है। अब कह रहा है कि इसमें से यदि करंट I फ्लो करते हो, I फ्लो करते, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने वेलोसिटी से चलते हैं, v से। कितने से चलते हैं, v से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी v से चलते हैं, समझ गए ना। अगर दूसरी इसी मेटल की एक तार r/2 रेडियस की है, दूसरी मेटल r/2 रेडियस की है, तो कह रहा है बताओ इसमें कितनी करंट फ्लो की जाए जिससे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2v हो जाए, जिससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2v हो जाए, समझ गए ना। तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा। अपन जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इक्वल्स टू होता है NEAVD। भाई N कोई काम का नहीं है, E कोई काम का नहीं है, लड़ाई किसकी है, AVD की, है ना। तो I इज इक्वल टू A क्या हो जाएगा, सर्कुलर मतलब प्रोपोर्शनल लगा दो, क्योंकि दोनों गैप कर दिया। A हो जाएगा कितना, πr² इंटू कितना VD, पाई को गैप कर दो, कांस्टेंट है, तो I प्रोपोर्शनल टू r² इंटू कितना VD। तो I1/I2 इक्वल टू r1²/r2² मल्टीप्लाई बाई RVD1/VD2। समझ में आया ना। हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है, पहले करंट कितनी थी, I थी, दूसरे बार करंट कितनी हो गई है 2I। कह रहा कितनी करंट है, डबल। एक मिनट करेक्ट, सॉरी करंट पूछी गई है I डैश। हाँ, पहली वाली रेडियस कितनी है, R है, रेडियस कितनी है, R है। दूसरी वाली r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर, r² यहाँ, r² यहाँ आएगा 4, और VD1 VD2, पहली वाली वेलोसिटी v है और दूसरी वाली क्या बोला है 2v। 2 से 2, r² से r² कैंसिल, 2 2 जा 4 हो गया, यानी I डैश इक्वल टू I/2। I डैश इक्वल टू I/2। चेक करो, बिल्कुल सही है। मतलब कि आधी करंट भेजनी पड़ेगी तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 46, लंबे सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, हाँ भाई स्ट्रेट कंडक्टर के कारण किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यार डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने आपको याद करा रखा है, μ0/4π 2I/d, याद है ना, μ0/4π 2I/d, या μ0I/2πd, याद आया। क्वेश्चन नंबर 46 की बात हो रही है, μ0I/2πd। डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला बताया है। बी, इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर के कारण क्या होता है, μ0/4π 2I/ कितना d, μ0/4π 2I/d होता है। ये इसी को बोलते हैं अपन μ0I/2πd, याद आया। तो साफ दिख रहा है बच्चों की B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, मतलब जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना फील्ड कम होता जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47,
एक में डायग्राम दिखाया गया, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो एक सर्कुलर लूप है ऐसे, और आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देख बेटा, ये इसमें 3 टुकड़ों में तोड़ लो। अब करंट कैसी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, करंट इसमें सीधी उल्टी कैसी जाए। इसमें एक पार्ट कैसा है, ये कंडक्टर है, लेंथ कंडक्टर, ये भी दूसरा क्या है, लेंथ कंडक्टर। आपको पता है कि लेंथ कंडक्टर के एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0, क्योंकि एक्सेस पर पॉइंट उसी के ऊपर बैठा होता है। तो इसके कारण और इसके कारण इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। केवल इसके कारण रहेगी, ये क्या है, सेमी सर्कल। क्या है ये, सेमी सर्कल। एक फुल सर्कल होता है, तो फुल सर्कल का कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन कितना, 2r होती है कि नहीं होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये पूरे सर्कल के, आधे सर्कल की वजह से आधी हो जाएगी, तो 2 का और मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो आंसर कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। क्लियर हुआ। तो आधे लूप के कारण जो होगी, आधी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्लियर हुआ। और स्ट्रेट जो कंडक्टर है उसके कारण एक्सियल पोजीशन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है, तो इन दोनों का कोई होगा नहीं, केवल इसका होगा। तो आंसर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, बिल्कुल सही। यस। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एल लंबाई आई धारा एन फेरों वाली प्रणालिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है। भाई सीधी सीधी बात आपको बताना है कि आपके पास एक कंडक्टर, एक कॉइल है, सोलेनॉइड है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है। क्या है, एन। लेंथ कितनी है, एल। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था बीच में, यानी कि अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंड दिस इज इक्वल टू बी इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन को क्या बोलते हैं, लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इज द आंसर। तो आंसर क्या हो गया, म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल आई। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। यस, करेक्ट आंसर इज डी, म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल आई। ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हाँ, क्वेश्चन नंबर 49। यदि किसी कमानी, कमानी यानी कि स्प्रिंग, स्प्रिंग में एक धारा प्रवाहित की जाए तो कमानी क्या होती है। देखिए स्प्रिंग होती है, ये एक छल्ला और एक छल्ले के सामने दूसरा छल्ला, बोलिए ऐसा ना। अब देखिए जो इसमें करंट जाती है वही तो उसमें जाती है, क्योंकि मुड़ करके इसमें जाएगी। मतलब ये छल्ला और ये छल्ला जो आमने सामने होते हैं, इसको ऐसे सामने बनाओ, आपको तो समझ में आएगा। ये स्प्रिंग के 2 छल्ले हैं, तो ये वाला छल्ला, इसकी करंट और इसकी करंट क्या होगी, सेम होगी। तो सेम करंट में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। समझ में आया ना। तो यदि स्प्रिंग में आप करंट फ्लो कर रहे हैं तो दोनों स्प्रिंग क्या करेंगी, आपस में अट्रैक्ट करेंगी। तो स्प्रिंग में यदि आप करंट फ्लो करते हैं तो स्प्रिंग के अलग अलग टर्न्स में जो करंट की डायरेक्शन होगी सब में एक जैसी होगी, जिसके कारण एक दूसरे को मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करेंगे, और स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, सिकुड़ जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। भाई सीधी बात बताई थी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो ये v और b लंबवत हो, सी ऑप्शन होगा इसका, है ना। कि जब यदि v और v मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स होता है क्यू वी साइन थीटा, साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाता है, तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 भी डन हो गया। 51 है, एक धारावाही लूप लघु कुंडली लघु चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल a है तथा चुंबकीय आघूर्ण का मान m हो तो कुंडली में धारा का मान क्या होगा। चलिए देखिए, आपको याद होगा टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी एन बीना साइन थीटा, बी आई एन ए, है ना। तो यहाँ से वो रिलेशन अपन को निकालना है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपन को। टॉर्क से ये रिलेशन अपन को, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, बी आई एन ए साइन थीटा, अगर टर्न्स एन है तो, है ना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो मतलब नहीं है तो ये लो एन ले लो। अब आपको पता होगा टॉर्क जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, टॉर्क जो होता है, टॉर्क मैग्नेट का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, कैपिटल एम बी साइन थीटा। बोलो यस और नो। अगर दोनों को कंपेयर करूं, अगर दोनों को एक दूसरे में देखूं तो साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो कंपेयर किया तो एम किसके इक्वल हो गया, एन आई ए के। यानी जो एम है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, वो कॉइल के लिए क्या हुआ, एन आई ए, एन आई ए। समझ में आ गया ना, एन आई ए। अब आपके पास एन आई ए हो गया, ठीक है ना। अब यदि एन नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो एम इक्वल टू क्या हुआ, आई ए। एम इक्वल टू कितना हुआ, आई ए। आपसे करंट पूछी गई है तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एम अपॉन ए। चेक करिए है क्या ऑप्शन में, तो आई इज इक्वल टू एम अपॉन ए, बिल्कुल सही है ना, याद रखिएगा, है ना। और फॉर्मूला भी याद रख लीजिए बच्चों, फॉर्मूला याद रख लीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट किसी कॉइल का, किसी भी कॉइल का जिसमें करंट आई जा रही है वो क्या होता है, एन आई ए। क्या होता है, एन आई ए। अगर एन 1 है तो आई ए, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है आई ए की वजह से, आई का होता है एम्पियर
और ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या दी है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? यस। तो ये कौन सा क्वेश्चन था अपना 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देखते हैं। 52 दो धारावाही लंबे समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा बह रही, दोनों चालक एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित अट्रैक्ट करेंगे। भाई दोनों में कंडक्टर में पैरेलल डायरेक्शन में बह रही है, तो अगर एक ही डायरेक्शन में जाती है दोनों में करंट तो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है द वोल्टेज द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट। क्योंकि अपन वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं गैल्वेनोमीटर में सीरीज में हाई रेजिस्टेंस अपन को जोड़ना पड़ता है, तो हाई रेजिस्टेंस कितना हो सकता है मैक्सिमम इनफाइनाइट। समझ गए ना? तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इन्फिनिटी। तो लिख लो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी एंड आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0, एमीटर का 0 और वोल्ट मीटर का इन्फिनिटी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 54 शंट वाला क्वेश्चन है 54 वाला। तो शंट वाला क्वेश्चन आते ही पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। शंट वाले का क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास आई जी इक्वल टू आई इंटू एस अपॉन एस प्लस जी, यही होता है ना आई इंटू एस अपॉन एस प्लस जी। गैल्वेनोमीटर करंट आई जी इक्वल टू आई इंटू शंट अपॉन ये होता है। क्लियर हुआ ना? तो ये बात तो ठीक है, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा पढ़ लूं पहले मैं। कह रहा यदि जी प्रतिरोध की धारामापी में मुख्य धारा का केवल 2% धारा ही प्रभावित, धारामापी में मुख्य धारा का 2%, समझ गया ना? 2% ऑफ आई, यानी 2% ऑफ आई मतलब 2i/100, 2i/100 मतलब जो आई है दैट इज इक्वल टू 2i/100 और ये तो आई ही रहेगा। कह रहा है तो बताइए तो पार्श्व प्रतिरोध का मान क्या होगा? पार्श्व यानी कि वही लेटरल जो आप रेजिस्टेंस जोड़ते हो उसका मान क्या होगा? एस निकालना आपको। क्या निकालना है? एस। तो एस प्लस जी, आई से आई कैंसिल, ये कितना आ गया बेटा 1/50 इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस जी। मल्टीप्लाई कर दो एस प्लस जी इक्वल टू हो गया कितना 50s। ठीक है ना बेटा? 50s हो गया। चलिए तो 50s में से यहाँ गया तो g इक्वल टू कितना हो गया 50s माइनस एस यानी 49s। तो s इक्वल टू कितना हो गया g अपॉन 49। यस, चेक करिए क्या g अपॉन 49 है? बिल्कुल सही, g/49। ठीक है ना? तो लेटरल रेजिस्टेंस जो जोड़ा ये हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधा तार जिसमें आई धारा बह रही है एक वृत्त आकार में मोड़ दिया जाता है। यदि m की s मात्रों में संबंधित चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण m हो तो तार की लंबाई क्या होगी? तार की लंबाई पूछी गई है भाई साहब। देखिए क्या था, तार की लंबाई लेंथ ऑफ द वायर इसमें पूछी गई है। तो शुरुआत में L लेंथ का वायर था, इसमें करंट कितनी जा रही थी? I करंट जा रही थी। L लेंथ के वायर को I करंट जा रही थी। अब कह रहा है कि इस L लेंथ के वायर को मोड़ करके आपने सर्कुलर बना दिया। क्या बना दिया? मोड़ करके सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 55 चल रहा है। तो आपने ये देखिए क्वेश्चन है ना, मोड़ करके आपने सर्कुलर बना दिया है। तो सर्कुलर बनाने पे अपने पास क्या है, ये रेडियस r मान लो। क्या मान लो? रेडियस r। तो जो L है वो कितना हो चुका होगा? 2πr की इक्वल हो चुका होगा, क्योंकि जो खुली तार थी, खुली लेंथ थी, ये छल्ले में बन गई। तो L इक्वल टू 2πr। तो R इक्वल टू क्या हो गया बेटा? R इक्वल टू हो गया L/2π। समझ गए ना? अभी हमसे तार की लंबाई पूछ रहे हैं और क्या दे रखा है? मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है हमको, मैग्नेटिक मोमेंट m दे रखा है। तो अपन जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू क्या होता है? IA। एक फेरे के लिए NIA था, अभी पढ़ा था IA। तो m इक्वल टू IA मतलब πr²। r की वैल्यू क्या है? L/2π। तो L/2π का होल स्क्वायर। तो m इक्वल टू I इंटू पाई का स्क्वायर इंटू L स्क्वायर अपॉन क्या 4π²। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर नहीं, पाई स्क्वायर तो नहीं आएगा, पाई ही होगा ओनली, सॉरी पाई होगा। तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा पाई स्क्वायर का, एक पाई तो तब भी बचा रहेगा ना। तो ये पाई ऊपर चला गया तो 4m पाई अपॉन I इक्वल टू क्या हो गया? L स्क्वायर। तो L इक्वल टू हो जाएगा √4m पाई अपॉन I। आया समझ में कि नहीं आया? तो चेक करिए आंसर बी है क्या? L इक्वल टू √4m पाई अपॉन I। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है ना जी? एनी प्रॉब्लम?
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका कहना है कि अगला क्वेश्चन 56, एक आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र H में इस प्रकार प्रवेश करता है कि कण का प्रारंभिक वेग H में 45 डिग्री का कोण है, कण का पाथ क्या होगा। अब देखिए सिचुएशन क्या है, ये आपके पास एक फील्ड जा रहा है, ये क्या जा रहा है, फील्ड। अगर कण ऐसे आता तो मैं कहता इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, तो सर्कुलर होता। बट अब जो कण है, पार्टिकल है, वो ऐसे आ रहा है वेलोसिटी लेकर के, मतलब इसके बीच का एंगल कितनी डिग्री है, 45। समझ में आया ना, 45 डिग्री का एंगल लेकर के आ रहा है। क्लियर हुआ ना। तो बेटा इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे अपन के वेलोसिटी के, एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है। थोड़ा सा एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली गलत बना दिया मैंने डायग्राम। 45 डिग्री के लिए इसको ऐसे आना पड़ेगा फील्ड में, देखो कैसे, क्योंकि डायरेक्शन दोनों बाहर की होती हैं, दोनों अंदर की होती हैं, है ना। चलिए सही करता हूँ इसको, डोंट वरी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 इसमें कह रहा है कि बेटा एक पार्टिकल है, एक फील्ड बना हुआ है, ये H है, ये H फील्ड है, क्या है ये, H फील्ड है, और एक पार्टिकल आ रहा है बेटा, वो 45 डिग्री वेलोसिटी पे घुसा है। तो एक्चुअली मेरे को ये लेना था, देखो ऐसे, तो ये देखो ये एंगल कितने डिग्री है, 45, समझ गए ना। अब 45 है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन वेक्टर का रूल है कि एंगल तब माना जाएगा या तो दोनों बाहर हो या दोनों अंदर हो, समझ गए। तो 45 है। तो अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट टूटेंगे, एक तो ये कंपोनेंट टूटेगा और एक ये कंपोनेंट टूटेगा। बोलो यस और नो, टूट गया ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, इसका फील्ड के साथ कितना एंगल, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला जो कंपोनेंट है वो क्या प्रोवाइड करेगा, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कोई पार्टिकल अगर सीधे 90 पे लेके आता तो वो सर्कुलर मोशन करने लगता है फील्ड में बी के साथ। बोलो यस और नो। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। बट ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट लग रहा है ना, ये क्या करेगा, इसको आगे मूव करेगा। क्या मूव करेगा, आगे। तो इस तरीके से ये पाथ बनेगा पार्टिकल का, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। तो पार्टिकल आगे भी चलता जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, समझ गया ना, इसको आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये कहलाएगा हेलिकल पाथ। क्लियर हो गया। तो यस, आंसर क्या है इसमें, डी। एक कुंडलिनी, कुंडलिनी मतलब हेलिकल पाथ होता है, तो डी 56 का आंसर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में अगर आता है तो उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा, सर्कल। मगर थीटा के अदर जो आता है अगर किसी भी अदर एंगल पे, तो वो साथ में उसको क्या, स्पाइरल पाथ मिलता जाएगा। क्लियर हुआ, उसको स्पाइरल पाथ आपको मिलता जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, 56 हो गया। 57 विद्युत धारा की इकाई मात्रा एम्पियर धारा के उस मान के बराबर होती है जो अनंत लंबाई पर रखे दो समांतर तारों के बीच में 1 मीटर की दूरी होने पर इनके बीच में बल पैदा करे। हाँ भाई, कितना बल पैदा करे, ये देखते हैं। कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 एम्पियर किसके इक्वल होती है, मतलब कितना फोर्स जनरेट करे तो 1 एम्पियर कहलाएगी। अपन ने क्या पढ़ा बेटा, फोर्स इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1I2 अपॉन कितना L इंटू D इंटू L, फोर्स बाई L इंटू कितना L। समझ गए। अगर अपन 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहते हैं तो फोर्स देखिए क्या बचेगा यहाँ पे यदि मैं फोर्स को मैं 2 इंटू 10 की पावर -7 ले लेता हूँ तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा। I1I2 ले लीजिए, आई स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम ले लिया। L को ले लो 1 और ये भी ले लो क्या 1, तो ये इससे कैंसिल हुआ ना। मतलब कि यदि 1 एम्पियर करंट डिफाइन हो रही है तो कंडक्टर के बीच का फोर्स कितना होगा, 2 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन, -7 न्यूटन। आंसर क्या हुआ इसका, बी। क्या हुआ आंसर, बी। समझ में आया। तो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का फोर्स यदि लगेगा तो ये क्या है, करंट उसमें से दोनों कंडक्टर में से कितनी जा रही होगी, 1 एम्पियर। समझ में आया ना। तो डिफाइन 1 एम्पियर 12th क्लास का क्वेश्चन भी आपको याद होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, समान गतिज ऊर्जा में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है। भाई देखो, समान गतिज ऊर्जा मतलब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, ठीक है ना, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है।
कह रहा है कि दोनों ही सेम पोटेंशियल एनर्जी से एंट्री मारते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है, एंट्री मारते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है, मतलब इसमें से आपको कौन सा चीज बताना है सही है। पहला, इलेक्ट्रॉन का पथ कम वक्रता का होगा, प्रोटॉन का पथ कम वक्रता का होगा, दोनों के पथ समान वक्रता के हैं, दोनों की सीधी रेखा में। भाई सीधी बात है, आपको रेडियस बतानी है, मतलब यहाँ पे रेडियस का रिलेशन पूछा गया है कि ज्यादा कम रेडियस किसकी होगी, जिसकी रेडियस कम होगी उसका कर्वेचर ज्यादा होगा, है ना, जिसकी रेडियस कम होगी उसका कर्वेचर ज्यादा होगा। चलिए तो अपन कर्वेचर निकालते हैं, चलिए देखिए क्या है भाई अपने पास क्या उपलब्ध है डेटा अपने पास ये उपलब्ध है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मार रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारेंगे तो क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वी से वी कैंसिल, तो आर इक्वल टू हो गया कितना भाई, एम बी अपॉन क्यू बी, तो रेडियस आ गई यहाँ पे एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है ना, एम वी अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू एम वी बाई आर, क्यू बी इक्वल्स टू एम वी बाई आर, ठीक है ना, क्यू बी इक्वल टू एम वी बाई आर। तो एम वी बाई आर, क्यू बी इक्वल टू एम इंटू वी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, बाई कितना आर। सर मोमेंटम क्यों लिखा है, क्योंकि एनर्जी को इन्वॉल्व करना अपन को, है ना। P इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टू एम ई, इक्वल टू अंडर रूट टू एम ई, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रिलेशन, तो यहाँ पे लिया इसको। सो क्यू बी इक्वल टू अंडर रूट टू एम ई अपॉन कितना, तो भाई यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, जो पार्टिकल दिए गए हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, दोनों के चार्ज सेम है, आर को ऊपर ले जाओ, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू एम ई अपॉन कितना, क्यू बी। क्यू सेम है, बी सेम है, टू सेम है, ई सेम है, एनर्जी सेम है ना, मतलब आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, अंडर रूट एम, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी रेडियस भी जो होगी ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी भाई। तो जिसका मास ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा, तो मास किसका ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा तो प्रोटॉन की रेडियस क्या होगी ज्यादा, मतलब प्रोटॉन का जो कर्व आएगा वो फ्लैट आएगा क्योंकि रेडियस ज्यादा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो कर्व आएगा वो बिल्कुल पतला सा आएगा, छोटा सा, मतलब इसका कर्वेचर हाई होगा। तो बताइए ज्यादा 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 कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, करेक्ट स्टेटमेंट हुआ प्रोटॉन का पथ कम वक्रता का है, मतलब द प्रोटॉन हैव द पाथ लेस कर्वेचर, क्योंकि रेडियस ज्यादा है, समझ गए ना, रेडियस ज्यादा है तो फ्लैट पाथ होगा, समझ गए ना, क्योंकि जिसकी त्रिज्या रेडियस ज्यादा होगी उसका कर्वेचर जो होगा कम होगा, है ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन का जो कर्वेचर होगा वो कम होगा क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है, आर प्रोपोर्शनल टू रूट एम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए। 59 क्या कह रहा है, यदि एक चंड कुंडल धारामापी में आई के द्वारा विक्षेप थीटा हो तो, बहुत ही सिंपल है, आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, कहाँ से आ जाता है, ये तो डायरेक्टली रखते हैं बच्चे वैसे भी, और आपको पता होगा कि वो जो कॉइल लटकती है जिसमें घूमती है कॉइल, तो कॉइल का जो टॉर्क जनरेट होता है वो क्या होता है, बीना साइन थीटा, BINA, है ना, BINA, मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है BINA, और ऊपर ये पत्ती लटकी होती है, इसमें जब रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है तो वो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, C थीटा, तो दोनों को इक्वल दिखाते थे, तो C थीटा इक्वल टू होता था बीना BINA, बोलिए यस और नो। सो आई इक्वल टू C अपॉन, आई को रोक लो, C अपॉन NBA मल्टीप्लाइड बाई कितना, थीटा, आई इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई थीटा। क्लियर हो गया ना। तो ये देखिए यहाँ से कांस्टेंट था पूरा का पूरा, सो आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, यही था प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लियर हो गया ना। तो आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, 59 का आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60। एक लंबी धारावाही प्रणालिका के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर नहीं करता प्रति एकांक लंबाई की फेरों की संख्या पर, प्रवाहित धारा पर, परिनालिका के अर्धव्यास पर, उपरोक्त तीनों पर। अरे भाई सीधी बात है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है सोलेनॉइड का, तो ये सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड में जो क्रिएट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू नॉट स्मॉल NI,
है ना। तो किस में किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है और आई पे डिपेंड कर रहा है। क्या रेडियस का कहीं पे टर्म है, नहीं है, मतलब ये रेडियस पे डिपेंड कहीं से कहीं तक नहीं करता है, केवल करंट पर और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर ही डिपेंड करता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए जी, यदि किसी चल कुंडल धारा मापी में जिसका प्रतिरोध 99 ओम है में से 10% धारा निकलती है तो शंट का प्रतिरोध क्या होगा। शंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो वही फॉर्मूला हो गया भाई आई जी इक्वल्स टू, तो देखिए क्या फॉर्मूला है 61, फॉर्मूला होता है आई जी इक्वल्स टू टोटल करेंट आई मल्टीप्लाइड बाई शंट रेजिस्टेंस अपॉन शंट प्लस गैल्वेनोमीटर, यही था। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो अपने पास जो अपनी शंट करंट है, सॉरी गैल्वेनोमीटर करंट जो है वो 10% है मेन करंट का, यानी कि 10 आई अपॉन 100, 10% मेन करंट 10 आई अपॉन 100 इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई, देखो जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दिया गया कितना 99, तो एस अपॉन एस प्लस 99। चलो इसको काटाकूटी कर दो, तो आई से आई कैंसिल, 10/100 कितना बच गया 1/10, तो 1/10 इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस 99 मल्टीप्लाई एस प्लस 99 इक्वल टू 10s, 10s यहाँ चला जाएगा तो कितना बचेगा 9s इक्वल टू 99, तो एस इक्वल टू कितने ओम 11 ओम। देखो भाई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल सही है, ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हुआ क्या 11 ओम। मतलब आपका जो शंट रेजिस्टेंस होगा वो कितने का होगा 11 ओम का होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन नंबर है, एक लंबी प्रणालिका में 800 फेरे प्रति मीटर है, मतलब स्मॉल एन इक्वल टू दिया गया है 800 टन्स पर यूनिट लेंथ और 1.6 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, तो प्रणालिका के अक्षीय सिरे पर उत्पन्न, तो आपको पता है कि एक्सियल पॉइंट पर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होता है बी एक्सियल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना 2, तो म्यू नॉट कितना होता है 4/10⁻⁷, एन दे रखा है कितना बेटा 800, करंट कितनी दे रखी है 1.6 अपॉन 2 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, है ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, तो सब कुछ कर दो तो सॉल्व हो जाएगा आंसर। आंसर आ रहा है 8 × 10⁻⁴ टेस्ला, 8 × 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 63 का कहना है प्रोटॉन के दो किरणपुंज एक ही दिशा में समांतर बह रहे हैं, तो भैया दो प्रोटॉन के किरणपुंज है, मतलब प्रोटॉन की दो बीम है, अगर एक ही डायरेक्शन में बह रहे हैं तो क्या करेंगे, करंट भी सेम डायरेक्शन में जाएगी, तो एक दूसरे क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो आंसर देखिए कह रहा है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, हाँ यही तो आंसर है, आकर्षित मतलब अट्रैक्ट होता है, यस करेक्ट, ठीक है ना। क्लियर हो गया 63।